हे एवरीवन, मेरा नाम आदित्य राज सिंह है और ईटीएफ्स को समझने से पहले हमारा म्यूचुअल फंड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो एंड कंग्रेचुलेशन। पर अगर नहीं पता तो मैं आराम से समझाता हूँ आपको। देखिए, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो कि आप किसी कंपनी से खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल HDFC AMC फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इन सारे स्कीम्स के फंड मैनेजर होते हैं। तो आप खरीदते रहे हो स्टॉक्स, बट आप इन कंपनीज के थ्रू खरीद रहे हो, आप इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीद रहे हो। तो आप इन कंपनी से उस म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स खरीद रहे हो, ये कंपनी आपके बिहाफ पे वो स्टॉक खरीद रही है। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक NAV होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, और ये निकलता है कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, यानी कि कितने इन्वेस्टर्स हैं उस एक फंड में, और कितना टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उससे एक NAV निकलता है, प्राइस सेट होता है म्यूचुअल फंड का, और फिर कंपनी उस फंड को बेचती है। जैसे कि मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ HDFC का, जिसका नाम है HDFC Nifty 50, और मैं एक ICICI वाले में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका नाम है ICICI टेक्नोलॉजी ग्रोथ प्रूडेंशियल फंड, ऐसे कुछ करके, मुझे याद नहीं बट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वेयर एज ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये आप कंपनी से नहीं, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं, बट डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो। ये जस्ट स्टॉक जैसे होते हैं, लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, आप वहां से इनको खरीदते हो। अब ETFs क्या हैं? ETFs पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो कि किसी इंडेक्स को साफ सीधा सिंपल रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी इंडेक्स साफ सीधा एक ETF है जो कि इसको रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? टॉप 50 कंपनीज को लेता है, एग्जैक्ट वेटेज, एग्जैक्ट कंपनीज को लिस्ट करता है अपने ETF के अंदर, एंड इट बिकम्स एन ETF। चाहे वो सेंसेक्स का हो तो टॉप 30 कंपनीज को लेगा। तो सिंपल उस सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को और उसके मैट्रिक्स को ये रेप्लिकेट करता है। ETF एक्टिवली मैनेज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करता है, रेप्लिकेट करता है किसी अंडरलाइंग इंडेक्स को, उसके परफॉर्मेंस को, एंड एज आई सेड कि एक्टिवली ट्रेड होता है एक स्टॉक एक्सचेंज पे। आप इसको आराम से खरीद या बेच सकते हो इन अ ट्रेडिंग सेशन। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम निफ्टी का एग्जांपल लें तो एक म्यूचुअल फंड है और एक ETF है, दोनों के दोनों ही निफ्टी के ऊपर बेस्ड हैं, एज इन की वो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो टॉप 50 कंपनीज को वो ट्रैक कर रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? वेल, बहुत है, और दोनों के फायदे हैं और नुकसान भी हैं, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो सबसे पहला फर्क आता है फीस एंड एक्सपेंस का। अब क्योंकि एक म्यूचुअल फंड मैनेज हो रहा है, उसका एक फंड मैनेजर है, और वो फंड मैनेजर और पूरी जो कंपनी है वो ट्राई कर रही है आपको बेस्ट रिटर्न्स देने का, तो ऑब्वियसली वो एक फीस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये 1% या उससे कम होता है डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का फंड ले रहे हो, और ये आपके साल भर के इन्वेस्टमेंट में से कटता है। अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ योर फंड जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड बिकॉज ETF को कोई मैनेज नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका कोई एक्सपेंस भी नहीं है। तो आखिर कोई क्यों लेगा म्यूचुअल फंड को जब वो बिना किसी एक्सपेंस वगैरह के ETF ले सकता है? वेल, इसके रीजंस हैं, क्योंकि वो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, उसका ये फुल टाइम काम है, पूरे टीम होती है, वो ट्राई कर रहे हैं आपको बेस्ट रिटर्न्स देने का आपके इस फंड से, ताकि वो जिस भी एक इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं जिसके बेस पे उनका ये फंड है, वो उसको बीट कर सके। ये ज़्यादातर गोल्स होता है एक म्यूचुअल फंड का। बट फिर भी आप बोलोगे कि जो भी हो ETFs तो फ्री हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ETFs को ट्रेड कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज जब आप करते हो, एज इन अगर आप कोई चीज़ बाई करते हो एंड सेल करते हो, तो आपको कमीशन पे करना पड़ता है अपने ब्रोकर को। तो ETFs बिकॉज वो किसी भी एक और स्टॉक जैसा ही है, क्योंकि वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे वो NSE हो या फिर BSE हो, आपको एक कमीशन या ट्रेडिंग फीस या आप जो भी बोल लो, आपको पे करना पड़ता है, जो कि आप किसी भी और स्टॉक पे करते अगर आप उसको ट्रेड करते तो यहाँ पे ये कैच आता है इसका, जो कि आपको पे नहीं करना पड़ता अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बाय या सेल करते हो। तो क्यों? क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स को यूनिट्स में बाय करते हो और आप उन यूनिट्स के ऑर्डर प्लेस करते हो डायरेक्टली कंपनी पे। तो वो कंपनी के ऊपर है कि वो जाके स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिए उतने वो स्टॉक्स खरीद रही है आपके उन फंड्स से या बेच रही है, वो उनका काम है, वो उनको अपना पे करना पड़ता है, वो कमीशन हो, ब्रोकर फीस हो, जो भी हो, आपको कुछ नहीं पे करना। आपको बस उस फंड का एनुअल मेंटेनेंस या फिर जो एक्सपेंस रेशियो है साल भर का, वो पे करना पड़ता है, जो कि बहुत कम होता है। अगर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं करते तो आपके लिए ये वाला फायदा का सौदा होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि ETFs भी आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक्टिवली मैनेज होते हैं, बट क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज हो रहे हैं तो इसलिए उनके साथ भी एक्सपेंस रेशियो जुड़ जाता है। तो वो रहते तो वैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज पे ही हैं, बट उनमें एक्सपेंस रेशियो ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। इसको
एग्जिट लोड भी बोलते हैं बहुत सारे ऐसे ऐप्स में या फिर मार्केट में। इसको मैं एफडी के एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आप कोई एफडी लेते हो तो यूजुअली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का आपके पास उसका लॉक इन पीरियड होता है कि अगर आपने इससे पहले ब्रेक किया तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है या फिर आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट म्यूचुअल फंड्स में भी जो ये एक लॉक इन पीरियड या फिर एग्जिट लोड हो सकता है। अब जैसे मैं HDFC निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे याद नहीं, बट उसका लॉक इन पीरियड आई थिंक 7 डेज का है। यानी कि अगर मैं 7 डेज से पहले उस फंड को खरीद के बेचता भी हूँ तो मुझे इतना % जो है वो देना पड़ेगा। बट अगर मैंने 7 डेज के बाद बेचा तो मेरा एग्जिट लोड जो है वो नील है, यानी कि 0 है। वैसे ही बहुत सारे फंड्स के अलग अलग होते हैं, किसी का 9 दिन, किसी का 1 दिन, किसी का 6 महीने, किसी का 3 साल। तो आपको लॉक इन पीरियड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेयर एज ETFs आपने उनको बेचा या खरीदा, वो आपके डीमैट अकाउंट में आए या गए एंड दैट्स इट। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। एंड बिकॉज मैंने डीमैट अकाउंट मेंशन किया तो यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि ETFs को खरीदने या बेचने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, बिकॉज अगेन इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। पर म्यूचुअल फंड्स आप बिना डीमैट अकाउंट के भी खरीद या बेच सकते हो। तो चलो आपको ये समझ में आ गया कि ETFs क्या है और म्यूचुअल फंड्स क्या है। बट आपके पास अब ये क्वेश्चन है कि जब दोनों ही अच्छे हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं, बट दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट बैलेंस कर देते हैं, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये भी डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे, क्योंकि हम सबके फाइनेंशियल नीड्स अलग होते हैं। और ये आप डिसाइड कर सकते हो 3 मेजर पॉइंट्स के साथ। पॉइंट नंबर 1 कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत रिस्क होता है जो कि आपको ETFs में भी देखने को मिल जाएगा। बिकॉज अगेन चाहे वो एक स्टॉक्स के टॉप 50 स्टॉक्स के बास्केट पे बेस्ड हो, अगर हम निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं तो, बट फिर भी रिस्क तो है, दोनों में ही है। आप कितना लंबा इन्वेस्ट करना चाहोगे, बिकॉज अगर आपको लंबा इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड ले लो, बिकॉज फिर आपको लॉक इन की प्रॉब्लम नहीं है कि आप आराम से लंबा इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कल को ही अपने फंड को ब्रेक करना पड़ जाए, ऐसा नहीं है। तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ। तीसरा कि आपके लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर ETF हो, आप उनको बेच के कितनी जल्दी अपने पास आपको पैसे चाहिए। तो इन दिस केस म्यूचुअल फंड और ETF में दोनों में एक सॉलिड पॉइंट है। अब म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको खाली ऑर्डर प्लेस करना है कि मुझे अपने यूनिट्स बेचने हैं। अब उस फंड के स्टॉक्स बिक रहे हो ना बिक रहे हो, वो आपको उतने क्रेडिट दे देगी, आपके उतने पैसे रिडीम कर देगी 3-4 दिन या 5-6 दिन में। वेयर एज ETFs में क्या है कि आप एक स्टॉक एक्सचेंज पे हो, मतलब कि आप एक्सचेंज कर रहे हो। यानी कि अगर आपको वो चीज बेचनी है, अगर आपको अपना ETF बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। और इंडिया में बिकॉज ETF का कंसेप्ट उतना अभी पॉपुलर नहीं है, तो इसकी वजह से इसके वॉल्यूम बहुत कम है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि बहुत कम लोग इसको खरीदते बेचते हैं। तो कभी कभी इंडिया में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। बट अगेन बहुत ही फास्ट रहेगा ETF को बेचना एंड रिडीम करना पैसे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज आप लिटरली स्टॉक एक्सचेंज पे इसको बेच रहे हो और आपके पैसे रिडीम हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो अगर आपने कभी ज़रोदा यूज किया है और आपको उसके बारे में पता है तो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ज़रोदा के 2 ऐप्स हैं, ज़रोदा कॉइन एंड ज़रोदा काइट। तो जो स्टॉक्स खरीदने बेचने का काम है, स्टॉक एक्सचेंज का काम है, वो आप यूज करते हो ज़रोदा काइट से, और जो म्यूचुअल फंड का काम है वो आप करते हो ज़रोदा कॉइन से। वैसे ही अगर आपको ETFs खरीदना होगा तो आपको ज़रोदा काइट पे जाना पड़ेगा, और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदना है तो आपको ज़रोदा कॉइन पे जाना पड़ेगा। तो इससे आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर आप ज़रोदा के यूज़र हो तो, कि किस तरीके से डिफरेंट है म्यूचुअल फंड एंड ETFs। अगर आपको ज़रोदा पे साइन अप करना है तो आप raj.link/ज़रोदा पे जा सकते हो और आप फ्री में अपना एक डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगेन अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूं और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, तो अगर आप लंबा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए एंड आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 3-4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा निफ्टी 50, वो भी HDFC का, जिसमें मैं खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है निफ्टी 50 के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए और आपको लिक्विडेशन पूरा चाहिए कि हाँ मैं कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर पाऊँ, तो आप किसी इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ETFs में मैं रिकमेंड करूंगा मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF। विद दैट सेड, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके सामने 1 लाख रुपए 6 अलग अलग ETFs में, अलग अलग सेक्टर्स के ETFs में इन्वेस्ट करूं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली लाइव आपके सामने 1 लाख रुपए इन 6 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करूंगा एंड आप सारे सेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा भी कि मैंने कौन से वाले सेक्टर से कौन सा स्टॉक पिक किया एंड एग्जैक्टली व्हाई। विद दैट सेड, आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने निफ्टी 50 के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने लाइव इन्वेस्टिंग भी दिखा रखा है कि किस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया
Nifty 50 में यूजिंग Zerodha coin, so you can check out that video by clicking over here. With that said, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल पे और भी फाइनेंशियल वीडियोस देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Till then, stay safe and happy investing. Bye.